नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन की अवधारणा भाग 3, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम। आइए परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में जानकारी करें। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अल्पकालीन उत्पादन फलन के रूप में उत्पत्ति ह्रास नियम को सभी क्षेत्रों पर लागू होने का तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए तर्क रखा कि कृषि क्षेत्र की तरह प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र में एक परिवर्तनशील साधन की उत्तरोत्तर इकाइयां बढ़ाने पर एक सीमा के पश्चात उस साधन की सीमांत उत्पादकता में ह्रास होना प्रारंभ होता है, जिससे कुल उत्पादन घटने लगता है। इस नियम को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम नाम से जाना जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस नियम के बारे में इस प्रकार से बतलाया। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम यह बतलाता है कि किसी एक उत्पादन की मात्रा निश्चित या स्थिर रखने पर अन्य साधनों की मात्राओं में क्रमागत वृद्धि करने से एक सीमा के बाद उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होगी। प्रोफेसर वेनहम के अनुसार उत्पादन साधनों के संयोग में एक साधन का अनुपात ज्यों-ज्यों बढ़ाया जाएगा, एक सीमा के पश्चात त्यों-त्यों उस साधन की सीमांत तथा औसत उत्पादकता घटती जाएगी। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार एक या कुछ साधनों को स्थिर रखकर अन्य साधनों को परिवर्तित करने पर जो उत्पादन प्राप्त होता है, वह क्रमशः घटते हुए क्रम से प्राप्त होता है। बोल्डिंग के अनुसार ज्यों-ज्यों हम किसी एक साधन की मात्रा को अन्य साधनों की स्थिर मात्रा के साथ बढ़ाते हैं, तो परिवर्तित साधन की सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। प्रोफेसर स्टिंगलर के अनुसार यदि उत्पत्ति के अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की समान इकाइयां जोड़ी जाएं, तो एक सीमा के बाद सीमांत उत्पादकता में कमी हो जाएगी। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि एक सीमा के पश्चात परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता में कमी होने से कुल उत्पादन में भी ह्रास होने लगता है, चाहे एक साधन को स्थिर रखकर अन्य साधनों में परिवर्तन करें या अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन को बढ़ाया जाए। उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन के कारण उत्पादन में परिवर्तन को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक साधन को स्थिर रखकर व दूसरे साधन को परिवर्तित करने पर कुल, औसत व सीमांत उत्पादन में अलग-अलग तरह से परिवर्तन होता है। कभी कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। यह परिवर्तन कभी समान दर से व कभी घटती दर से होता है। इस प्रकार अलग-अलग दर से उत्पादन में परिवर्तन कुछ कारणों पर निर्भर करते हैं, जिसे निम्न रेखा चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ श्रम की इकाइयों तथा कुल उत्पादन, औसत उत्पादन व सीमांत उत्पादन में रेखा चित्र की सहायता से संबंध दर्शाया गया है। प्रथम चरण में कुल उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। द्वितीय चरण में कुल उत्पादन बढ़ता है, लेकिन उसके बढ़ने की गति कम होती है, जबकि सीमांत उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। तीसरे चरण में कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। उत्पादन की प्रथम अवस्था। प्रारंभ में कुछ साधनों को स्थिर व श्रम को परिवर्तित करने पर उत्पादन में बढ़ती दर से वृद्धि होती है। स्थिर साधनों जैसे भूमि या पूंजी का आकार श्रम की तुलना में बहुत बड़ा होता है। श्रम को क्रमशः परिवर्तित करने पर स्थिर साधन का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग होने लगता है। परिणामतः उत्पादन के साधनों के अनुपातों की अनुकूलता के कारण, साधनों के मध्य अच्छा तालमेल होने के कारण उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। इस स्थिति को
उपर्युक्त चित्र के प्रथम चरण की स्थिति से समझ सकते हैं। जब श्रम की मात्रा O से M बिंदु तक बढ़ाते हैं, तब कुल उत्पादन में वृद्धि के कारण बढ़ती दर से वृद्धि होती है। इस स्थिति में सीमांत उत्पादन में वृद्धि होने के कारण औसत उत्पादन वक्र के ऊपर सीमांत उत्पादन वक्र स्थित होता है। इसी प्रकार कुल उत्पादन वक्र का ढाल बहुत अधिक है, जो मोड़ के बिंदु से आगे L बिंदु तक गिरने लगता है। इसके बाद में द्वितीय अवस्था आरंभ हो जाती है। उत्पादन की द्वितीय अवस्था क्षैतिज अक्ष पर L बिंदु से N बिंदु तक होती है। द्वितीय अवस्था में कुल उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है। द्वितीय अवस्था के बाद साधनों की अनुकूलता समाप्त हो जाती है। विशेष स्थितियों में स्थिर साधनों जैसे भूमि, पूंजी तथा श्रम का आकार आनुपातिक हो जाता है। स्थिर साधनों तथा श्रम के आकार की आनुपातिकता के कारण उत्पादन समान दर से बढ़ता है। जब द्वितीय अवस्था L बिंदु से आरंभ होती है, तब सीमांत उत्पादन वक्र ऊपर से औसत उत्पादन वक्र को काटते हुए बराबर होता है। इस बिंदु पर औसत उत्पादन अधिकतम होता है। द्वितीय अवस्था के N बिंदु पर अंत की स्थिति में सीमांत उत्पादन वक्र क्षैतिज अक्ष को स्पर्श करते हुए शून्य हो जाता है। जब सीमांत उत्पादन वक्र के शून्य होने के कारण कुल उत्पादन वक्र E बिंदु पर अधिकतम होता है। उत्पादन की तृतीय अवस्था एक सीमा के बाद स्थिर साधनों तथा श्रम का आकार आनुपातिक नहीं रहता है। स्थिर साधनों पर श्रम का बहुत अधिक दबाव बढ़ने के कारण यह तालमेल कम होने लगता है। स्थिर साधनों व श्रम के तालमेल के अभाव के कारण कुल उत्पादन में कमी होती है। उपर्युक्त चित्रानुसार तृतीय अवस्था में जब एक उत्पादक श्रम में N बिंदु के बाद भी वृद्धि करता है, तब कुल उत्पादन वक्र E बिंदु के नीचे गिरने लगता है। श्रम में वृद्धि N बिंदु के बाद करने पर सीमांत उत्पादन वक्र के ऋणात्मक होने के कारण कुल उत्पादन वक्र E बिंदु के बाद नीचे गिरने लगता है। विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था एक उत्पादक की विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था उस स्थिति में होती है जब दी हुई लागत में उत्पादन अधिकतम किया जा सके, या दूसरे शब्दों में उत्पादन की लागत न्यूनतम हो जाए। एक उत्पादक की विवेकपूर्ण उत्पादन की अवस्था ही उत्पादक का संतुलन या उत्पादक का साम्य कहलाती है। उपयुक्त चित्र के अनुसार द्वितीय अवस्था के N बिंदु पर कुल उत्पादन वक्र के E बिंदु पर एक विवेकशील उत्पादक अपने उत्पादन को अधिकतम करता है। यदि उत्पादक द्वितीय अवस्था के N बिंदु से कम मात्रा में श्रम की इकाइयों का उपयोग करते हुए उत्पादन करता है, तो उत्पादन अधिकतम मात्रा Ni से कम होगा। इसी प्रकार कुल उत्पादन अधिकतम नहीं होगा। श्रम की ON मात्रा से अधिक इकाइयों का प्रयोग करने पर उसकी सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होने लगती है और कुल उत्पादन अधिकतम मात्रा Ni से कम रहेगा। अतएव एक विवेकशील उत्पादक श्रम की ON मात्रा का उपयोग करते हुए उत्पादन की अधिकतम मात्रा Ni पर अनुकूलतम उत्पादन करता है। उत्पादक की विवेकशील उत्पादन की अवस्था द्वितीय चरण मानी जाती है। प्रथम चरण में कुल भौतिक उत्पाद, औसत भौतिक उत्पाद और सीमांत भौतिक उत्पाद तीनों में ही वृद्धि होती है। अतः उत्पादक और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होता है और द्वितीय चरण में प्रवेश करता है। इसके विपरीत तृतीय चरण में कुल भौतिक उत्पाद और औसत भौतिक उत्पाद घटता है और सीमांत भौतिक उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। इस प्रकार उत्पादक तृतीय चरण में उत्पादन नहीं करेगा। वह श्रम की इकाइयां ON तक बढ़ाकर बिंदु पर अनुकूलतम अधिकतम उत्पादन बिंदु प्राप्त करता है। प्रत्येक नियम की तरह इस नियम की भी कुछ मान्यताएं हैं, जिनमें नंबर 1, उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील होता है जबकि अन्य साधन स्थिर रहते हैं। नंबर 2, उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन संभव है। नंबर 3, परिवर्तन साधन की सभी इकाइयां समरूप होती हैं। नंबर 4, उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
नंबर 5, यह नियम केवल अल्पकाल में लागू होता है, दीर्घकाल में नहीं। उत्पादन की अवधारणा का महत्व। उत्पादन फलन तथा उत्पादन की अवधारणाओं का एक उत्पादक, समाज व सरकारों के लिए अत्यधिक महत्व होता है। उत्पादक किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के निर्णय उत्पादन फलनों की लागतों की तुलना के आधार पर करते हैं। सामान्यतः एक उत्पादक उस उत्पादन फलन की तकनीक का चुनाव करते हुए उत्पादन का निर्णय करता है जिस तकनीक से उत्पादन की लागत न्यूनतम, उत्पादन की मात्रा अधिकतम व उत्पादन की गुणवत्ता श्रेष्ठतम प्राप्त हो। सरकारें व समाज उत्पादन की लागत घटाने के लिए, नवीन शोध कार्यों को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च करती हैं व शोध एवं विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित संस्थानों की स्थापना करती है। इस प्रकार उत्पादन के विभिन्न इनपुट्स का एक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है। उत्पादन प्रक्रिया के लिए सभी उत्पादन के साधनों का मिलकर सहयोग आवश्यक होता है। उत्पादन के साधनों की मात्रा व गुणवत्ता पर ही आर्थिक समृद्धि व विकास निर्भर करता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।